आइए देखते हैं कि हमारे सिलेबस में सेकंड टर्म में क्या-क्या चीजें इंक्लूड हो रखी हैं और किन-किन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है और उन चैप्टर पे हमारी डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या होगी और हमें किस तरह से काम करना है ताकि हम लोग पूरा परफेक्ट 100% अपने सेकंड टर्म एग्जाम्स में लेके आ सकें, है ना? अगर मैं देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। आई एम हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा खासा एक्सपोजर है, सब कुछ है। लेकिन क्या है ऐसी कंडीशन कि कुछ लोग पूरे 100% को टारगेट कर पाते हैं और कुछ लोग 3 4 5 क्वेश्चन से गलत कर जाते हैं। ठीक है? तो अगर हम देखें आपके पास जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो एज पर दैट सिलेबस अगर मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने यहाँ पर, कि पहला जो चैप्टर हमारे पास आएगा वो, और बुक कौन सी होगी, वो फर्स्ट बुक होगी। फर्स्ट बुक में जो चैप्टर आपके पास है, जो हमें देखना है वो है एनपीओ। एक हमें लेके चलना है। दूसरा चैप्टर हमें लेके चलना है क्या, रिटायरमेंट एंड डेथ लेके चलना है, हमें रिटायरमेंट एंड डेथ लेके चलना है। तीसरा हमें जो लेके चलना है वो चैप्टर लेके चलना है डिसोल्यूशन, ये लेके चलना है। फिर हमारे पास सेकंड बुक आ जाएगी। सेकंड बुक में हमें क्या पढ़ना है, देखिए हमारे पास एक ही चैप्टर बचता है, उसको नाम है इसका इश्यू ऑफ डिवेंचर। और अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स अभी ढंग से, देखो इश्यू ऑफ शेयर्स तो पढ़ा ही था, एक बार नहीं पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 6 6 बार पढ़ा है, खूब पढ़ा है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, फोरफिचर, री इशू, बैलेंस शीट सब डिस्कस करिए, खूब डिटेल में डिस्कस करिए। इश्यू ऑफ डिवेंचर है। फिर आती है थर्ड बुक। थर्ड बुक को जब हम लेके चलते हैं तो उसमें पहला एक चैप्टर जो हमें करना है वो क्या है, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, है ना? कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट है आपके पास। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये वैसे मैं करवा चुका था, आपको ध्यान होगा तो। मैंने कहा था ना, प्रूडेंस के हिसाब से कर लेते हैं, और दोबारा रिवाइज करूंगा मैं। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये। और इसमें एक चैप्टर आपके पास आता है, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये चैप्टर हमें करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले आपके सामने सबसे पहले जो चैप्टर मैं आपके साथ रिवाइज करूंगा, उस चैप्टर का नाम, वो चैप्टर जो रिवाइज करना वो ये होगा। आई टेक दिस चैप्टर, सबसे पहले मैं इसको लेके चलूंगा। फिर मैं आपके सामने इस वाले को रिवाइज कर लूंगा। देन आई टेक दिस चैप्टर 3, और उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे ये 4, और फिर हम इसको लेके चलेंगे 5, और सबसे लास्ट में हम इसे रिवाइज करेंगे 6। आई होप कि जब हमने सेशन के बिगिनिंग में आपको पढ़ाया था तो एनपीओ तो बहुत डिटेल में कराया था, बहुत डिटेल में कराया था। एनपीओ के टाइम पे शायद फिजिकल क्लासेस भी हुई थी हमारी, हुई थी ना, मार्च के महीने में करा था हमने। एनपीओ तो निपटा के गए थे हम लोग। कोरोना वोरोना बात की स्टोरी थी आपकी, हो गया था। तो इसलिए ये जिंदा होगा आपके दिमाग में, और इससे तो रिवाइज करवाऊंगा मैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब क्या है कि एक बड़ी परेशानी ये आती है कि अगर किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं पढ़ा ढंग से, एडमिशन नहीं पढ़ा ढंग से, चेंज इन पीएसआर नहीं पढ़ा, उसको इसमें परेशानी होगी। इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इश्यू ऑफ शेयर्स ढंग से नहीं पढ़ा तो उसको यहाँ परेशानी होने वाली है। और अगर रेशो और उससे पहले के चैप्टर नहीं पढ़े तो यहाँ परेशानी होने वाली है। तो कहने के लिए क्या है कि चीजें इंटर रिलेटेड बहुत है यहाँ पर। ठीक है? सिलेबस कवर करना कुछ, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है चैप्टर। ये थोड़ा सा टाइम लेके चलता है। ये तो हवा हवा, ये आपको पता है, एक क्लास में खत्म हो जाना है। पहले भी करवाया था, सिर्फ रिवाइज करना, प्रैक्टिस करनी है। और रही बात रिटायरमेंट डेथ की, वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट है ही नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये आपको अच्छे से आता है। ये हम एडमिशन के टाइम पे कर चुके थे, बस उसी का एक्सटेंशन है। डिसोल्यूशन बिल्कुल अलग है। मैं जो आपको नोट्स दूंगा वो इसके दूंगा, और इसके बना रहा हूं मैं, इसके दूंगा, इसके दूंगा, इसके दूंगा, और इसके तो मैंने ऑलरेडी दे ही रखे हैं। तो एक यही चैप्टर है जिसके नोट्स नहीं है कुछ भी, ये तो मजाक चैप्टर है वैसे भी। तो ईच एंड एवरी चैप्टर यू हैव अ नोट्स नाउ। Condition, another condition is that you have to get the printout of the notes and you have to study from that. You're not supposed to wide up your screen and then you have to go through that. वो नहीं करना है। प्रिंट नहीं ले सकते, मुझे बताइए, आई विल कीप द प्रिंट रेडी। मैंने दिए हैं सबको, मतलब कुछ बच्चों ने तो बोला कि सब दे दो, मैंने पूरा इतना ढेर बना के दिया है। आई थिंक खुशी, यू गॉट ऑल द नोट्स फ्रॉम मी। पूरा शायद ढेर दिया था तुम्हें मैंने, या नहीं दिया था? किसको दिया था? खुशी ने नहीं लिया था। देयर आर फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमने कोई बात नहीं, अगर किसी का एनपीओ गुम भी हो गया, कोई बता देना, मुझे बता देना। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे स्कूल के बाहर छोले भटूरे वाला बैठता है, तो जैसे त्रिपाठी ने क्या किया होगा, अपने नोट्स उसको दे दिए होंगे कि भाई अब तो जरूरत तो है नहीं, अब तो एमसीक्यू हो गया, कोरोना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, दे दिया होगा। हाँ, एनपीओ के नोट्स, अच्छा ठीक है, नाइस, ऐसा भी है। ठीक है जी। तो चैप्टर हमारा ये, सिलेबस हमारा है। अब आप देखिएगा कि अगर एक चैप्टर खत्म होता है, एक चैप्टर खत्म होता है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से।
मैं एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूँ कि आप एक पेज बनाएंगे जिसमें लिखेंगे आप इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6, मैं दे दूंगा उसका फॉर्मेट ही बना के दे दूंगा आप लोगों को ग्रुप पे। आप उसको प्रिंट लेके रखना, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा, अगर आपने 2 3 4 5 6 7, अगर आपने इलस्ट्रेशन 1 कर दिया टिक लगाइए, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। सपोज 5 में आपको डाउट है, नहीं हो रही है, तो उस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। समझ रहे हैं? मतलब ये होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको 1 2 3 रिवाइज नहीं करना, आपको 5 नंबर 6 नंबर रिवाइज करना है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है जी। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 करने, सारे करने हैं, सब करने हैं, फॉर्मेट में करने हैं, सब करने हैं, फॉर्मेट में करने हैं, ठीक है। और नकल मार के करोगे तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला, आपका नुकसान होना है, क्योंकि यू विल लैक प्रैक्टिस। और अब तो प्रेजेंटेशन भी चाहिए, शॉर्ट एब्रीविएशंस नहीं यूज करनी है, प्रेजेंटेशन के साथ काम करना है। तो जैसे मान लो आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं हुआ, तो इसमें इंपॉर्टेंट लगा दिया, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कर लिया कर लिया। जो जो नहीं हो रहे, जिनमें गलत, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ऐसे स्कैनर भी लिखना है उसमें, स्कैनर, स्कैनर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो मतलब ये शीट आपके पास रेडी रखना होना चाहिए कि अगर आपको इंस्टेंटली अगले दिन यूटी के लिए, यूटी भी होंगे बीच में, आपके स्कूल वाले यूटी तो लेंगे आपके, और प्री टर्म 2 एग्जाम भी लेंगे आपके, 2 3 एग्जाम भी लेंगे वो आपके। हाँ, डेट शीट आ गई है, तो इसीलिए क्या कर रहा हूँ कि इसीलिए हम इसको तेजी से खत्म करेंगे, और क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा मैं, 2 घंटे की क्लास शायद करूंगा मैं, ताकि हम इसको करेंगे। और अगर अगर आप जैसे कुछ बच्चे बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगा ऑफलाइन ही है, लेकिन ऑनलाइन रहे, लेकिन बाकी तो ऑफलाइन आना, दे कैन अफोर्ड एंड दे हैव टू कम। जब टेस्ट में बैठे हैं 15 18 बच्चे, तो अब भी बैठ सकते हैं, अब जिसे होना होगा होगा। प्रिकॉशन में कहाँ है तुम्हारा मास्क? अच्छा, अबे एक तो तुम पता घुमन, तो आज तुम दुनिया भर के दुनिया जहान में घूमते हो तुम, नहीं तुम घूम दुनिया जहान में घूमते हो, उसके बाद कहीं से अगर इन्फेक्शन लेके आए तो भैया तुम औरों को भी दबाओगे। हाँ, तो क्या पता, अब ऐसा ना कि या तो बंदा बिल्कुल कन्फाइंड हो घर के अंदर, तो समझ में भी आती है बात। और खिलवाड़ मत कर बेटा, मैं बता रहा हूँ, अगला वायरस तो बच्चों के लिए है खतरनाक, बड़े तो जो होंगे देखेंगे, हम तो 2 बार झेल चुके हैं उसको। तो ये आपके पास इस स्ट्रक्चर से आपको काम करना है। मैं आपको शीट आपके ग्रुप पर डाल दूंगा, उसका प्रिंट नहीं होगा, मेरे से ले जाना, ठीक है। और वो कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज बना दूंगा शीट में, मतलब शीट में लिख दूंगा कि एनपीओ के कितने इलस्ट्रेशन, इनके मतलब जैसे ये वाला है, मान लो इशू ऑफ डिवेंचर है, तो इशू ऑफ डिवेंचर में किताब में देख लूंगा कितने हैं कितने नहीं है, वैसा कर लेंगे। और फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, सृजन जैसे लापरवाही जिस तरह से करिए, माँ बाप बोलते रह जाते हैं, सुनता कोई नहीं है ना। और बाकी सचित ने भी देख लिया होगा, या आर्यन जो कि लेट ज्वाइन करा था, तुम लोगों ने देख लिया होगा कि तुमने पहले किस ढंग से पढ़ाई करी थी और किस ढंग की पढ़ाई की जरूरत थी। तो इट्स अ बेसिकली एन आई ओपनर टू ऑल ऑफ यू, इट वाज एन एसिड टेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि भाई हमें जानने की जरूरत है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड नहीं करते हैं। सबकी आंख खुल गई होंगी ना कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई अभी भी कोरोना की तीसरी लहर आएगी और हम एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम लेके ही मानेगा, बोर्ड ने एग्जाम लेना ही लेना है आपका। 1.5 घंटे का बोल रखा है, 1.5 घंटे का नहीं, 2 घंटे का एग्जाम होना है, और उसकी वेटेज ज्यादा होनी है। अभी तो क्योंकि बोर्ड ने ये बोल दिया कि भाई 50-50% वेटेज है, लेकिन बोर्ड उसकी वेटेज ज्यादा करेगा, और 100% वेटेज ज्यादा करेगा उसकी, क्योंकि स्कूलों ने बहुत ज्यादा व्यभिचार मचाया है, खूब नकल करवाई है, खूब कुछ, सब बहुत कुछ हुआ है। नहीं, मैं क्यों बताऊं किसी स्कूल का नाम? वो जानता हूँ तुम्हारे, ठीक है ठीक है, इसलिए मुंह ना खुलवाओ मेरा, हर स्कूल की कहानी मेरे पास है, ठीक है। और तुम देख रहे हो सीबीएसई ने क्या किया, पहले पहले स्मॉल बी थी, फिर क्या करे, डबल बड़ा बड़ा बड़ा, फिर क्या करवाया, फिर बोला पेपर चेकिंग होगी नहीं। अब पेपर, बोर्ड ने पेपर चेक कराने के लिए वही मंगवा लिया बोर्ड में, क्यों करा भाई ऐसे? हाँ, बहुत सारे रीजन है उसके, ठीक है। तो मतलब चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, ठीक है, ऐसा होता है। और तुम लोग तो लकी थे, तुम अपने स्कूल के सेंटर में बैठे थे, बेचारे छोटे छोटे स्कूल से वो बर्बाद हो गए ना इस चक्कर में, वो दूसरे स्कूलों में सेंटर पड़े उनके। पर हमारा डिस्कशन ये नहीं है कि पास में क्या हुआ, हमारा डिस्कशन है हम आगे क्या करना है। दिसंबर का महीना है, ये मत सोच लेना कि भाई तुम्हारी छुट्टियां पड़ जाएंगी, तुम कहीं घूमने होना लूलू चले जाएंगे, डंडे से टांगे तोड़ दूंगा जो भागा यहाँ से, ठीक है, ये मत करना। कोई क्लास मिस नहीं करनी है, इट्स अ मैटर ऑफ योर फ्यूचर। अगले साल और सुन लीजिए आप, अभी ड्यू ने पास कर लिया एक रेजोल्यूशन कि 50% वेटेज होगी 12th के रिजल्ट की, 50% एंट्रेंस की होगी। अब एंट्रेंस तो बहुत सारे लोग पढ़ ही नहीं रहे बेचारे, वो क्या करेंगे? तो भैया इसमें ज्यादा अच्छा स्कोर कर लो, और एंट्रेंस के नंबर भी चलेंगे अब। और पूरे साल से मैं बोलता हूँ सब लोगों को, भैया एंट्रेंस की भी तैयारी करो साथ साथ,
तो वो तो नेक्स्ट टर्म के लिए नहीं है, 2022 के लिए। तुम कौन से साल में जाओगे बोर्ड यूनिवर्सिटी, जरा बताओ मुझे। तो 2022। तो फिर कहाँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अच्छा हाँ। मतलब 1 साल और बैठना है मेरे साथ? आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट वांट टू बी इन माय क्लास अगेन। भाई जो पास करके चला गया उसे क्यों रखूंगा मैं अपने पास? तो बेटा थोड़ा सा प्रेजेंट में जिए, पता नहीं किस दुनिया में चल रहे हो तुम लोग। आपका आप ही के सेशन से शुरू होने वाला है और बोर्ड ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही बोल दिया है, क्योंकि आप ड्यू का सेशन तो अब शुरू हुआ है जाके पिछले महीने, लेट होते होते। तो चलेगा ये सब? सर उसकी कोचिंग लगानी पड़ेगी क्या? भैया कोचिंग क्यों नहीं लगाई है? कौन बोल रहा है कोचिंग लगानी पड़ेगी? हु इज दैट पर्सन? सर एकांश। एकांश, मैं साल के शुरू से बोल रहा हूँ आपको, कोचिंग सेंटर के नाम भी बताया, सब कुछ बताया, जाओ जो घर के पास है, जो फीस कम लेता है वहां जाओ करो। अरे कोई क्लैश नहीं होता कहीं पर भी। सैटरडे वाली क्लास का और हिसाब कर लेंगे कुछ, ठीक है? सुबह कर लेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग कर लेंगे। अब तो कोई अगर अर्ली इन द मॉर्निंग में बताएगा, मैं डंडे से ठोक दूंगा उसको अच्छे से। अर्ली इन द मॉर्निंग का तो अर्ली इन द मॉर्निंग ही होनी है क्लास, 6 बजे हो 7 बजे हो, यू हैव नो चॉइस। मैंने बहुत आपकी पेम्परिंग सब नखरे सह लिए, आप कुछ नहीं सहना। कोई बच्चा बोलेगा मैं 6 बजे नहीं उठ सकता, तो ये उसकी परेशानी है, नहीं उठ सकता किसी दूसरी जगह पे जाए। बट आई वांट एवरीबडी, अगर 6 बजे वाली, अगर मान लो मैं सैटरडे को 6 बजे क्लास कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे क्लास कर रहा हूँ सुबह, तो ऑनलाइन कर लीजिए क्लास, कोई इशू नहीं है उस चीज का। मत आइए ऑफलाइन, लेकिन करेंगे क्लास। एंड आई वांट एवरीबडी हैज टू जॉइन द क्लास इन देयर ओन या देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। ऐसा करिए, लेकिन एक्सक्यूजेज नहीं देगा कोई भी मुझे, कोई एक्सक्यूज चलेगा नहीं किसी का। जिसे एक्सक्यूज देने हो किसी दूसरी जगह पे जाइए, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपको लगता है आपका फाइनेंशियल लॉस होगा तो मेरे से पूरी फीस वापस ले जाइए, मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आई वांट प्रोडक्टिव पीपल विद मी एंड अराउंड मी, एंड आई हैव टू गाइड दोज पीपल, दोज हु आर रियली लाइक विलिंग टू एक्सेल इन देयर एग्जाम्स। और आप इतना समझते हैं सब लोग। जैसे खुशी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया और बहुत स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करी और बहुत बढ़िया से इसने काम करा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और भी हैं, जैसे मैं बोलूँ तो और किसकी बात कर सकता हूँ मैं, या तनिष्ठा हैज पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स हियर। और बाकी तो प्रशांत का मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। यशिता ने ठीक, ईच एंड एवरीबॉडी हैज डन गुड, सारा अच्छा कुछ करा। लेकिन जो बिल्कुल किसे कहते हैं कि बिल्कुल एकदम लाइन स्लाइड चेंज था, वो बहुत लोगों ने किया इस बार। कि पहले किस तरह से काम करते थे, पढ़ाई की प्रति कितना लेथार्जिक थे, अब कितना एक्टिव हो गए, ठीक है? अब मुझे लगता है खुशी, अब तो सुबह उठनी है 9 बजे, 7, 10 बजे, 8 बजे की क्लास में तुम्हें कोई परेशानी कभी होनी नहीं है शायद, होगी क्या? नहीं सर। हाँ बस ठीक है। तो एक बार हम काम करना, एक्सेल करना सीख जाते हैं तो फिर वो आदत बन जाती है हमारी। और इंसान चाहे क्या करे यार, पत्थर के सीने को चीर के पानी निकाल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट इज नॉट अ हरक्यूलियस टास्क। इसको आप बहुत आराम से कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। जिस तरीके से बोलूंगा उस तरीके से करते जाना, ठीक है? अब मैंने आपको बोला था हमेशा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर 45 मिनट्स पहले खत्म हो गया था। अकाउंटेंसी का पेपर 45 मिनट्स पहले खत्म हो गया था उनका, आधा घंटे पहले खत्म हो गया था पेपर, 20 मिनट 25 मिनट पहले पेपर खत्म हो गया था। और हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं कि हाँ यार मुश्किल आया था। बहुत बच्चे बोलते हैं मुश्किल आया था, लेकिन मेरे किसी बच्चे को मुश्किल नहीं लगा होगा, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, उनको मुश्किल नहीं लगा होगा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो कि उनके आउट ऑफ टच या आउट ऑफ रीच रही होगी। रिवीजन के कोर्स ऑफ डिस्कशन में हमने हर चीज को टच करा था यार, एक एक चीज टच कर रखी है। चाहे वो करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट की बात कर लूं, चाहे वो लॉस को मारने की बात कर लूं, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की बात कर लूं, चाहे फोर फ्यूचर रीइश्यू की बात कर लें, कुछ भी कर लें। थ्योरी मैंने कहा था कि एनसीईआरटी पे पढ़ लें, लेकिन तुम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, इसका नुकसान हुआ कुछ लोगों को। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से थ्योरी। अब मैं चैप्टर एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ाया करूंगा पूरा। पहले एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, देन आई विल टच टीएस ग्रेवाल, एंड देन आई विल टेक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसलिए किसी को उसको चॉइस ही नहीं है, आई विल टच एनसीईआरटी ओनली। तो इसी बहाने वो रिवाइज होगी। अब एनसीईआरटी जो है वो, अगर आप एनसीईआरटी को वेबसाइट पे जाते हैं, बहुत आराम से चैप्टर वाइज उसे डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपके क्लास ग्रुप पे भी डाल दूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, चैप्टर लेके चल रहा हूँ इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हम उसको लेके चलेंगे। लॉगिन कर लीजिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखेगा वो चैप्टर। और उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे मैं अंडरलाइन करूंगा आपके सामने सामने। और ज्यादा अच्छा है कि प्रिंट ले लें उसका, प्रिंट लेके चलेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा। उसके प्रिंट के साथ आप काम करना शुरू करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। और एनसीईआरटी तो आपको आदत बनानी है। आप देख रहे होंगे, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं थी जो एनसीईआरटी के बाहर आई थी। प्राइवेट पब्लिशर चाहे जितना मर्जी बोल दे कि मेरी किताब से है, मेरी किताब से है, पर बेस एनसीईआरटी का ही था।
हाँ जी, ठीक है ना, एनसीईआरटी ही बेस था उसका, बाकी तो किसी को जो मर्जी बोलने दीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या किताब, क्या ऑथर है, आपको कोई इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज मोर देन सफिशिएंट, जो कराऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ एनसीईआरटी का, आई थिंक यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर दिख रहा है भाई किसी को? यस क्या सर। लिखा है? इशू एंड रिडम्पशन, इशू ऑफ रिडम्पशन लिखा हुआ है, देख रहे हैं सब लोग? इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिखा हुआ है आपके सामने। और ये जो है, ये इशू है सिर्फ हमारे सिलेबस में, रिडम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इज इट ओके? ठीक है जी, रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी। और मैंने एक चीज देखी कि मैंने रिकॉर्डिंग जब आप लोगों को भेजी है तो उसको यूज नहीं कर पाया ढंग से, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड तक मैं एक यूट्यूब पे चैनल बना दूंगा और ये रिकॉर्डिंग वहां डाल दूंगा लिस्टिंग के साथ, ताकि यूट्यूब को खोल के देखना ज्यादा आसान हो जाता है ना। प्राइवेट रखेंगे उसको ताकि आप लोग उसे देख सकें, और उसमें लिस्टिंग विस्टिंग भी हो ही जाती है शायद ना, लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन में। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर मेरा कहने का मतलब है कि मुझे, मतलब मान लो जैसे मैंने इशू ऑफ डिवेंचर की क्लास 1 क्लास 2, तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 1 2 2 3 का लिंक दे देंगे, तो आप हाँ जो भी बनेगी लिस्ट वो देख लेंगे उसको। मैं, आप में से कोई मुझे हेल्प करना है कैसे करना है, दैट आई गो थ्रू विद दैट। तो इससे ये जो रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने का सिस्टम से बच जाएंगे आप, ऐसा करने से होगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने जो चैप्टर आ रहा है इधर, एक एक चीज हम पढ़ रहे हैं, किससे? एनसीईआरटी से पढ़ना है हम लोगों को एक एक चीज को। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को, और मेरी आवाज क्लियर है? बोलिए। यस सर। चलिए जी, यस सर। आइए देखते हैं। कुछ है बातें इसमें थियोरेटिकल, कुछ बातें हैं प्रैक्टिकल, वो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। एक ऐसा है कि कंपनी रेजेस कैपिटल बाय मींस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो देखो, शेयर्स जो होते हैं वो आपको ओनरशिप राइट देते हैं, इट इज वेरी क्लियर। आपने बचपन 11th में पढ़ा था और हमने पहले भी डिस्कस किया था शेयर इश्यू शेयर्स पढ़ाते समय, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखा था, जो हमने रेशियो एनालिसिस करा था उसमें बड़ी इक्वेशन बताई थी कि एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं, नॉन करंट और नॉन करंट में क्या होता है? डिवेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है ना, डिवेंचर्स। ये चैप्टर डिवेंचर है, डिवेंचर से रिलेटेड है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। तो क्या कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करने के बाद, और उसको लॉन्ग टर्म फंड या लॉन्ग टर्म डेट जो होते हैं, यही बेसिकली हमारे चैप्टर की डिटेल है। तो चलिए, डिवेंचर का मतलब क्या है? डिवेंचर जो है ये शब्द लैटिन डिबेरे, और जिसका मतलब होता है बोरो, उससे राइज हुआ है। लेकिन इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है जी। डिवेंचर जो होता है, इसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसमें कि आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कब कब पे करेंगे, एक पर्टिकुलर डेट होती है जिससे शुरू होता है। जैसे आपने क्वेश्चन में 47 देखा था कि 1 अप्रैल को इशू किया था 17 को, एंड रिडम्पशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो दे टॉकिंग अबाउट रिपेमेंट, और आपको रिपेमेंट तो प्रिंसिपल देना पड़ता है, लेकिन उस पीरियड के लिए जब तक ये आपके पास रहता है आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो होता है वो आपका एक फिक्स रेट पर होता है, जो कि क्या होता है, हाफ ईयरली होता है, या क्या होता है, हाफ ईयरली होता है, जनरली हाफ ईयरली होता है वो। लेकिन अगर कोई क्वार्टरली कर ले, कोई ईयरली कर ले, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। और सेक्शन 230 है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है जी। डिवेंचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, देखिए। डिवेंचर के अंदर डिवेंचर इन्वेंटरी इंक्लूड होता है, बॉन्ड इंक्लूड होता है, और कोई भी और सिक्योरिटी जिसको क्या कर दिया, चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, या बिना चार्ज के हो। अब ये चार्ज क्या चीज होती है, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा आपके सामने, कि चार्ज किसको कहते हैं। चार्ज यहाँ पर एक टर्म आई है, ये वाली टर्म, ये चार्ज जो यहाँ पर टर्म आई है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिवेंचर इन्वेंट्री बोला, बॉन्ड बोला, और कोई भी और तरह की सिक्योरिटीज। बेटा सिक्योरिटीज में क्या होता है, शेयर्स और डिवेंचर दोनों इंक्लूड होते हैं, ये इसकी बात करता है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का 21 22 का एडिशन में लेके चल रहा हूँ। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी भी लेते हैं तो 21 22 का एडिशन लेके चलेंगे, पुरानी कॉपी नहीं लेके, अदरवाइज लेना मत कॉपी को, इसी से काम चलाइए आप अच्छे से। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए जरा, आइए आगे बढ़ते हैं। चार्ज क्या होता है मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको। अब इसके बाद अभी एक टर्म आया था बॉन्ड, एक टर्म क्या है आपके पास, बॉन्ड। बॉन्ड वो जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है, इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड, और कई बार क्या होती है, ये जो बहुत बड़ी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी इशू करती हैं, ठीक है। डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स जो दोनों के दोनों, इनको आप क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक फर्क बताता हूँ अभी, समझना बॉन्ड क्या चीज होती है। डिवेंचर जो होता है ना, डिवेंचर, उसके साथ रेट इंटरेस्ट शामिल होता है। याद है रेशियो एनालिसिस पढ़ा था हम लोगों ने, 10% डिवेंचर्स, इसका मतलब क्या है,
जैसे बोलो मैं मनित कपूर या मनित अरोड़ा या मनित वर्मा, तो 2 मनित में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा मैं। ऐसे डिवेंचर में कैसे डिफरेंस करूंगा मैं? 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, दैट इज द डिफरेंस आई कैन गो विद अप। तो अभी जो 10%, 2%, 12%, इसे कहते हैं कूपन रेट। क्या कहते हैं इसको? कूपन रेट। मतलब किसी डिवेंचर में अगर 10% डिवेंचर लिखा है तो उसका कूपन रेट क्या है? 10% है। तो कूपन रेट जो चीज होती है, कूपन रेट जो होता है, जिसे हम बोलते हैं कूपन रेट, अभी आएगा। कूपन रेट जो होता है ये बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है, ठीक है। और वो 10% होता है या 12% होता है या 15% होता है या 6% होता है, ऐसा करके होता है वो, ठीक है। इसे कूपन रेट बोलते हैं। तो डिवेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आप बोलेंगे इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बॉन्ड, जिसकी एक बॉन्ड की कीमत अगर 25,000 रुपया है, तो सर जैसे आरबीआई के बॉन्ड होते हैं, अगर किसी के स्कूल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर हो गया किसी के स्कूल में? फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया ना, उसमें पढ़ा था ट्रेजरी बिल। हाँ, तो ट्रेजरी बिल वाले टाइप वो बॉन्ड्स ही होते हैं बेसिकली। तो क्या होता है कि 25,000 रुपए के डिनोमिनेशन में है वो एक बिल। तो सरकार क्या करती है, उसे 25,000 को, और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, सरकार उसे 22,000 में इशू कर देती है। मतलब दे आर ऑफर्ड एट डिस्काउंट, दे आर ऑफर्ड एट डिस्काउंट, गॉट इट। तो उनको डिस्काउंट में ऑफर करा जाता है, और जब उनका टाइम हो जाता है, 1 साल 2 साल का टाइम हो जाता है, उसके बाद वो 25,000 वापस मिल जाते हैं। तो कितना फायदा हुआ? 3,000 का फायदा हुआ। तो भाई ये जो 3,000 का फायदा होता है, ये इनके साथ क्या होती है कि दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल पार होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीमेबल पार पे करते हैं हम इनको। मतलब 23,000 में इशू करा, 25,000 पैसा देंगे, 22 में इशू करा, 25 पैसा देंगे। तो जो डिफरेंस होता है ना इशू प्राइस का और रिडम्पशन वैल्यू का, वो डिफरेंस जो होता है हमारा, उसे हम कहते हैं नोशनल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं उसे? नोशनल इंटरेस्ट। छुपा हुआ इंटरेस्ट होता है। अदरवाइज कोई क्यों खरीदेगा भाई? 25,000 का डिवेंचर 25,000 में ले जाओ, 3 साल के बाद ना इंटरेस्ट मिल रहा है ना पैसा बढ़ के मिल रहा है, क्यों खरीदेगा कोई? ठीक है। तो बेटा क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं, इसीलिए इनको एक नाम से और पुकारा जाता है, क्या? डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है इनको? डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोला जाता है। इनका दूसरा नाम भी डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता है। तो कई बार आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज डीप डिस्काउंट बॉन्ड? तो बोलेंगे बॉन्ड्स issued by government organization, semi government organization or any other organization issued at a discount on face value. इश्यू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू नहीं हो सकता है, ये हो सकते हैं डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू पे, ठीक है। रिडीमेबल क्या होता है? पार पे। रिडीमेबल का मतलब होता है रिपेमेंट, रिपेमेंट पार पे, ठीक है जी। और मैंने बोला कि इन पर कूपन रेट भी नहीं होता है, कूपन रेट भी नहीं होता है ना इन पे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, जीरो कूपन रेट बॉन्ड, जीरो कूपन रेट। तो डिवेंचर और बॉन्ड में यही फर्क है। डिवेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, वो भी लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म वो भी होता है, बॉन्ड भी यही होते हैं। लेकिन बॉन्ड में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं होता है। ये जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है उनको, जीरो कूपन रेट बॉन्ड भी बोला जाता है, और यह डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी उनको बोला जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस डिवेंचर और बॉन्ड का डिफरेंस। हाउएवर दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। डिवेंचर और बॉन्ड में लोग फर्क नहीं समझते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। अब जो डिफरेंस आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर दे रखा है। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा डिफरेंस कैसे लेके चलेंगे आप डिफरेंस लेके चलेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखेंगे, जब भी एग्जाम में कभी आएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखेंगे ऐसे करके। और अगर बोल दिया शेयर, इस तरफ है शेयर्स, और इस तरफ बोल देंगे क्या? डिवेंचर्स, ऐसे करके। मतलब आपको क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में आपको लेके चलना है, क्या ऐसे। डिफरेंस हमेशा टेबुलर फॉर्म में जाएगा, ये समझ रहे हैं बात को? 1 2 3 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये जो लिख रहा है ना यहाँ पर, ओनरशिप, रिटर्न, रिपेमेंट, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस है। और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे शेयर्स, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे क्या? डिवेंचर्स। ऐसे लेके चलना है आपको, डिफरेंस ऐसे लेके चलना है आपको, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस होगा आपका, उस तरह से लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्कर क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। पहला डिफरेंस ओनरशिप। भाई किससे ओनरशिप मिलती है? शेयर से या डिवेंचर से? ओनरशिप मिलती है आपको शेयर से, ठीक है। क्योंकि डिवेंचर क्या होते हैं? दे आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। डिबेंचर से आपको पता चलता है कि आप डेट, आपने किसी कंपनी को डेट दे रखा है, और शेयर से मतलब आपने किसी कंपनी का क्या कर रखा है? ओनरशिप। प्रेफरेंस शेयर पे ओनरशिप नहीं मिलती है। रिटर्न बताइए मुझे, शेयर की रिटर्न को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और डिबेंचर के इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं भाई? इंटरेस्ट। सीधी बात है ना? अच्छा, इज इट क्लियर? अच्छा, क्या फिक्स होती है? शेयर की रिटर्न फिक्स होती है, डिबेंचर की रिटर्न फिक्स होती है?
डिवेंचर की रिटर्न फिक्स होती है, शेयर की रिटर्न वेरी करती है। हर साल डिविडेंड ही तो होता है, कंपनी पे डिपेंड करता है वो डिविडेंड क्या देना चाहते हैं आपको। इज दैट ओके? ये हो गया रिटर्न, हो गया रिपेमेंट। शेयर जो होते हैं वो कभी वापस नहीं करे जाते हैं। इक्विटी शेयर कौन वापस करेगा भाई? कंपनी ना बंद हो जाएगी। लेकिन डिवेंचर तो एक एक्सपायरी पीरियड के बाद डिवेंचर को आपको वापस करना पड़ता है। ठीक है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं, डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी, देखिए शेयर्स कभी भी सिक्योर नहीं होते हैं। ठीक है, ये करना बाय चार्ज। अभी चार्ज का मतलब बताऊंगा मैं क्या होता है, क्योंकि बार बार ये शब्द यूज हो रहा है। डिवेंचर शेयर्स कैन नॉट बी सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। डिवेंचर कैन बी सिक्योर्ड बिकॉज दे कैन कैरी फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज। अभी आएगा, अभी बिल्कुल इससे अगले पेज पे आएगा फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, मैं तब डिटेल में बताऊंगा। तो सिक्योरिटी, शेयर जो होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं भाई, डिवेंचर क्या हो सकते हैं, ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों होते हैं, लेकिन जनरली सिक्योर चलते हैं, और अगर अनसिक्योर भी होंगे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। कन्वर्टेबिलिटी, शेयर्स को कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते आप डिवेंचर में, स्पेसिफिकली कौन से, इक्विटी शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। ठीक है जी, वो कर सकते हैं आप। डिवेंचर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर डिवेंचर कन्वर्टेबल है तो। डिवेंचर को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवेंचर को आप प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, और सुनो 10% डिवेंचर को 12% डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन डू दैट। लेकिन आप बोलोगे कि एक इक्विटी शेयर को दूसरे इक्विटी शेयर में, नहीं कर सकता। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस को दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवेंचर को दूसरी कैटेगरी में, लेकिन इक्विटी शेयर को नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है आपके सामने, वो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स है। क्या है? टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। चलिए, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ डिवेंचर वाला। व्हाट इज दैट? हाँ, दिस पार्ट टाइप्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर डिवेंचर्स क्या होते हैं? ये रेफर्स टू दोज डिवेंचर्स वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। चार्ज क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने 100 करोड़ रुपए का क्या ले लिया, डिवेंचर ले लिया। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस शीट बन रही है, यहाँ पर बैलेंस शीट बन रही है, ये आपके एसेट साइड है, यहाँ पे आपके एसेट्स है, ये लैंड है, ये प्लांट है, ये बिल्डिंग है, ये मशीनरी है, ऐसे करके दिख रहा है आपका। मान लो ये वैल्यू मान लो ये 100 करोड़ की है, ये 150 करोड़ की है, ये 200 करोड़ की है, ये 300 करोड़ की है, ऐसे करके वैल्यू दे रखी है आपके पास। ठीक है, अब चार्ज का मतलब क्या हुआ कि बंदा कहता है कि भाई ये जो मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ ना, ये लैंड पे क्या हो जाएगा, लैंड मॉर्गेज हो गया मेरे नाम का। क्या हो गया? मॉर्गेज मतलब गिरवी रख लेना यार, कोलेट्रल। नहीं, तुम किसी बैंक के पास जाओगे, बोलो हमें लोन चाहिए, है ना, तो तुम कोई कार खरीदते हो, अगर तुम कोई कार खरीदते हो अगर मान लो ना, तो क्या होती है, तो कार बैंक के पास मॉर्गेज हो जाती है। जब तक उसकी फाइनल पेमेंट नहीं दोगे कार फ्री नहीं होगी आपकी। घर खरीद रहे हो तुम बैंक से लोन लेके, तब तो आपने ये लैंड जो है ये क्या कर दिया, इट इज अ चार्ज नाउ अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट डिवेंचर्स। 100 करोड़ रुपए के डिवेंचर के ऊपर चार्ज हो गया। तो जब आप स्पेसिफिकली लैंड को बोलते हो कि ये लैंड जो है ना, ये डिवेंचर के नाम पे आप क्या हो गया, फिक्स हो गया। एक तरह से हम जब कभी मान लो, अगर मान लो कभी फ्यूचर में अगर पैसा ना दे पाया, तो बैंक क्या करेगा या कंपनी क्या करेगी, वो ये मेरे लैंड को, ये जो इन्वेस्टर्स है मेरे लैंड को बेचेंगे, पैसा ले लेंगे। इसे कहते हैं फिक्स चार्ज। क्या कहते हैं? फिक्स चार्ज। पढ़ो जरा क्या लिखा है, द चार्ज में बी फिक्स और फ्लोटिंग, अ फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ स्पेसिफिक एसेट्स। ठीक है जी। अच्छा, जब आप क्या करते हैं, फ्लोटिंग चार्ज करते हैं, अगर आप फ्लोटिंग चार्ज करते हैं, मान लो अगर आपने फ्लोटिंग चार्ज करा, तो आप क्या करते हैं, ये नहीं, ये कुछ नहीं, 100 करोड़ कुछ नहीं, कोई 100 करोड़ नहीं करते। आप बोलते हैं इनमें से कोई भी एसेट्स अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा, तो किसी को भी बेच के क्या करना, आप मेरा पैसा वापस ले लेना। मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा, ना इसको ना इसको ना इसको, उसमें कोई भी, एनीवन किसी को भी बेच के पैसे ले लेंगे। तो कंपनीज क्या करती है, वो फ्लोटिंग चार्ज लेके चलते हैं ज्यादातर। क्योंकि देखो अगर आपने फिक्स चार्ज पे लैंड रख लिया, पता चला लैंड की डील होगी, आपको बेचना है, आप बेच नहीं पाओगे उसे। तो अगर आपने फिक्स चार्ज कर लिया, तो वो एसेट्स आपकी बंद हो गई, फिर आप ना उसको खरीदना बेचना कुछ नहीं होगा उसका आपको। और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है नॉट एनी एसेट बट एसेट्स वर्थ वैल्यू दे बी केप्ट एज अ चार्ज। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। हाँ जी बेटा, ना फ्लोटिंग वाले में तो बेच लो, कोई स्पेसिफिक एसेट थोड़ी है। फ्लोटिंग में अगर तुम्हारी डील जो हुई है लैंड की हो रही, लैंड बेचो, प्लांट की प्लांट बेचो, बिल्डिंग बेचनी बिल्डिंग बेचो, मशीनरी बेचनी मशीनरी बेचो। बैंक बोलेगा क्यों बेच रहे हो, तो बोलते रहो 2 3 4 450 केसेस पड़ी थी मेरे पास,
सपोज मैं अगर मशीनरी बेच रहा हूँ 300 करोड़ की, तो बैंक बोलेगा क्यों बेच रहे हो इसको, हमारे 100 करोड़ का क्या हो? तुम बोलोगे नहीं, अबे बिल्डिंग प्लांट लैंड भी तो पड़ा है 450 करोड़ का। तुम अगर लैंड बेचते हो फ्लोटिंग चार्ज में, क्या कर लैंड क्यों बेच रहे हो? कह रहा भाई 3 तो 5 650 करोड़ पड़ा तो है तुम्हारे लिए, और क्या लोगे, जान लोगे हमारी, पड़ा तो है। तुम अगर मान लो डील कर रहे हो बिल्डिंग की 200 करोड़ की, वो कहते क्यों बेच रहे हो, तो तुम बोलोगे ना 300 400 550 करोड़ पड़े तो है, समझ रहे हो? हाँ, अपनी एसेट्स की वैल्यू आप कभी भी 100 करोड़ से कम नहीं कर सकते, ऐसे में बैंक ऑब्जेक्शन उठा देगा या लोन देने वाला। अभी 100 करोड़ का तो लोन है, हाँ इस केस में, इसे थोड़ी नीचे जाओगे आप लोग। Not on a specific asset but on general assets of the company. Fixed charge is created against those assets which are held by company to use in operations, not meant for sale, whereas floating charge involves all assets excluding those assets assigned to secured creditors. तो क्या हो गया, मतलब फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज वाला एक किस्सा यहाँ पर आ गया आपके पास, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर में कोई चार्ज नहीं होता, कुछ भी चार्ज नहीं होता अनसिक्योर्ड, ठीक है। और जनरली अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू नहीं करे जाते हैं, लेकिन जैसे रिलायंस हो गया, ये बड़ी 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 मशहूर कंपनियां होती हैं, वो डिवेंचर अनसिक्योर्ड ही देती हैं, कहते तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना अपने घर जाओ, हम नहीं देते किसी को, मार्केट में उनका कल्ट चलता है भाई। चलिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टेन्योर, टेन्योर का मतलब है रिडीमेबल डिवेंचर, वो डिवेंचर जिनको लाइफ टाइम में आपको पैसा वापस करना है, दोज विच पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, या तो वो लमसम में पेमेंट करेंगे या उसकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे, ठीक है जी, करेक्ट। और ये डिवेंचर क्या होते हैं, या तो पार या प्रीमियम पे आपके रिडीम होते हैं। अभी मैं जब बताऊंगा ना प्रैक्टिकल पोर्शन सब, तब बताऊंगा डिवेंचर का रिडम्पशन पार पे कैसे होता है, प्रीमियम पे कैसे होता है, डिस्काउंट पे होता है नहीं होता, वो सब सीखेंगे हम लोग। इरिडीमेबल डिवेंचर, भाई देखो इसके लिए एक नाम आया है परपीचुअल डिवेंचर, याद रखना सिनोनिम्स है, कई बार पूछ लेता व्हाट इज परपीचुअल डिवेंचर्स, ये कौन से डिवेंचर होते हैं, ये इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं। ये डिवेंचर कभी नहीं खत्म होंगे, ये कब खत्म होंगे भाई, company does not give undertaking repayment of money borrowed by issuing such debentures. These debentures are repayable only in winding up of a company. ये जब बहुत बड़ा टाइम पीरियड खत्म हो जाए, मतलब जनरली जब आप डिबेंचर इश्यू करते तो बता देते ना 4 साल 5 साल 3 साल में वापस करोगे पैसा। जैसे वो बोर्ड के पेपर में था कि 1 अप्रैल 17 को इशू हुआ था और 22 अप्रैल 1 अप्रैल 2022 से रिडीम शुरू, डेट दे रखी होती है ना, यहाँ डेट नहीं होती, इरिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बोला कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इनको आप क्या कर सकते हो, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, इनको कंपनी का ऑप्शन है, कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। ये फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल भी होते हैं, मतलब जैसे 100 करोड़ के डिबेंचर तो आप बोलेंगे भाई 50 करोड़ के तो कन्वर्टेबल है, 50 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो अगर आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ना शेयर में, ना डिबेंचर में, ना फिर इक्विटी में, ना प्रेफरेंस शेयर में, उनको क्या कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट डिबेंचर इशूड बाय कंपनी फॉल इन दिस कैटेगरी, जनरली कंपनी क्या करती है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती है, पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली बोला है, स्पेसिफिकली नहीं बोला है। चलो जी, अभी कूपन रेट का जिक्र किया था मैंने, याद है किसी को, अरे बोलो भाई, कूपन रेट का जिक्र किया था मैंने, तो क्या होता है, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे आर कॉल्ड कूपन रेट। अभी कभी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि व्हाट इज कूपन रेट, तो क्या जवाब दोगे, rate of interest specified as a prefix to a debenture is known as what, जैसे एग्जांपल ग्रेशिया 10% डिबेंचर 12% डिबेंचर, 10% 12% इज व्हाट, कूपन रेट, गॉट इट। अच्छा भाई, जीरो कूपन रेट का मतलब क्या हुआ, they do not carry any specific rate of interest, however to compensate the investors such debentures are issued as a substantial discount and difference between nominal value and the issue price is treated as an amount of interest related। और ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इसे, हाँ रुक जा, बॉन्ड की बात हो रही है, नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, और ये बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, इनको बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, जीरो कूपन रेट बॉन्ड, अभी जिसका जिक्र किया था ना पिछले पेज में मैंने, जीरो कूपन रेट, इसको वो कहते हैं। जब क्वेश्चन में, बोर्ड क्वेश्चन में देता है कि व्हाट इज मेंट बाय कूपन रेट या व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, तो भैया पता कौन सा चार्ज की बात करने लग जाते हैं वो लोग, वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाले चार्ज की बात करने लग जाते हैं। ना ना ना, चार्ज अगर बोले तो चार्ज इसकी बात कर रहे हैं लोग, ये वो चार्ज थोड़ी है कि चार्ज, भाई फंडामेंटल तो पहले तो आना ही नहीं आपके सिलेबस में, पहली बात तो है ही नहीं। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं मैं कि फंडामेंटल चैप्टर तो आना ही नहीं है, और अगर बोल दे व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, फिर देखना 50% मूर्ख लोग क्या लिख के आएंगे उसमें, एप्रोप्रिएशन से जो अलग होता है वो चार्ज। अरे काहे का चार्ज यार, सीख तो रहे हो चार्ज क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। कूपन रेट, ये कोई लॉटरी के कूपन नहीं चल रहे हैं, ये स्क्रैच एंड विन वाले कूपन नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये थियोरेटिकल पार्ट है। चलो थोड़ा और चीज देखते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं भाई, वो डिबेंचर्स जिनका होल्डर का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी सब कंपनी क्या करती है, एक रजिस्टर बना के रखती है।
These debentures where detail of include name, address and particular holding debenture holder entered in the register kept by the company. ठीक है, और ये डिबेंचर ऐसे नहीं होते, ये ट्रांसफर डीड से ट्रांसफर होंगे। मतलब ऐसे नहीं कि मेरे मन में आया कि मैंने सिद्धार्थ को दे दिया, मेरे मन में आया मैंने मनीष को दे दिया, नो बिल्कुल नहीं। बाकायदा ट्रांसफर होगा, स्टैम्प पेपर पे डीड बनेगी, कंपनी ऑथराइज करेगी, कंपनी को भी कॉपी जाएगी और सब कंपनी के रजिस्टर में मेरे नाम से किसके नाम पे चढ़ जाएंगे, मनीष के नाम पे चढ़ जाएंगे, त्रिपाठी के नाम पे चढ़ जाएंगे, अमान के नाम पे चढ़ जाएंगे। गॉट इट? ये कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। बेयरर डिबेंचर, अभी जो आपका करेंसी नोट होता है, बेयरर नोट होता है ना, वो जिसके हाथ में उसका नोट। मान लो कि मनीष कपूर जा रहा है और रिक्शे वाले मनीष कपूर को सामने सड़क पे 2000 का नोट दिख गया, मनीष कपूर भागा, एथलीट तो बंदा ही है, भागा और कूद गया, नोट को उठा लिया। एक रिक्शे वाला कहता हमारा है, तो तेरा कैसे हो गया भाई, ये तो मुझे मिला है। ठीक है, और अगर मनीष कपूर से पहले रिक्शा वाला झपट लेता उसको, तो मनीष कपूर चांटे मार के खींचता उससे नोट कि मेरा है वो ना, जिसके हाथ में उसका भाई। इसे कहते हैं बेरर। तो बेरर डिबेंचर्स क्या होते हैं, इनका कोई नाम पता कुछ नहीं लिखा जाता। ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर बाय ऑफ डिलीवरी। मेरे पास बेरर डिबेंचर थे, मैंने उठाया और मनीष कपूर को दे दिए, क्या बन गए वो, उसके हो गए, बेरर डिबेंचर कहते हैं। ठीक है जी, इनका कोई नाम पता कहीं नहीं लिखा जाता। ठीक है जी, और एनी रिकॉर्ड ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट कूपन अटैच विद द डिबेंचर। इंटरेस्ट किसको अब देखो, जो रजिस्टर्ड डिबेंचर है उनके तो अकाउंट में चला जाएगा इंटरेस्ट, है जी। यहाँ क्या होगा, यहाँ हर ये डिबेंचर के साथ कूपन उसका नंबर होता है, तो अगर आप नंबर प्रोड्यूस करोगे और अपनी ओनरशिप दिखाओगे वहां पर, भाई अब तो डीमेट फॉर्म में है ना ये सारे के सारे, अगर आपके डीमेट अकाउंट में होंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, ये होते हैं बेरर। अरे सुनो, इस बेरर डिबेंचर का एक दूसरा नाम भी होता है। क्या नाम होता है, लिख रहा हूं यहाँ पर मैं, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ के सुनाओ, क्या बोलते हैं इसको, ऑनलाइन वाले पढ़ के सुना, ये क्या लिख रहा हूं मैं, अभी बोलो, कोई पढ़ के सुनाएगा ऑनलाइन में इसको। गौरी गुप्ता क्या लिखा है ये यार, नेकेड डिबेंचर। हाँ जी, नेक्स्ट डिबेंचर्स, वस्त्रहीन डिबेंचर्स हैं ये। डिबेंचर कपड़े थोड़ी पहनेगा, इन्हें नेक्स्ट डिबेंचर भी बोला जाता है ही नहीं, कोई मालिक ही नहीं है इनका, ना कोई घर है ना बार है इसका, कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट डिबेंचर्स बोला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, ये शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें ऐसा। तो चलिए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़े भैया आपने, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, सिक्योर डिबेंचर्स या मॉर्टगेज डिबेंचर। बताया ना मॉर्टगेज क्या होते हैं, क्या मॉर्टगेज होगा, कहाँ लिखा है, हाँ तो लिखा हुआ ना, हाँ अनसिक्योर्ड को भी लिखा हुआ है, ठीक है, बेरर को भी बोलते हैं हम लोग। नहीं, हमें फिर हमें बदलना पड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है, फिर हटा दीजिए यहाँ से, नहीं इसको हटा दीजिए यहाँ से, अनसिक्योर्ड पे लिखिएगा, वैसे बेरर में होना चाहिए था, पर क्योंकि एनसीईआरटी बोल रहे तो मैं इसलिए इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है, क्या बोलेंगे, बेरर डिबेंचर किसके लिए यूज कर रहे हैं टर्म हम लोग, ये इसके लिए अनसिक्योर्ड के लिए यूज करेंगे, नेगेटिव डिबेंचर्स। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, अच्छा तुमने बता दिया। तो मॉर्टगेज डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर डिबेंचर्स, दे आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज, और वो चार्ज क्या हो सकता है भाई, फिक्स्ड चार्ज हो सकता है, या क्या हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। गॉट इट, फ्लोटिंग चार्ज ऐसे बोलते हैं। और अनसिक्योर्ड एंड नेट डिबेंचर, भाई इसमें कुछ भी नहीं है आपका, छोड़ दीजिए इसको, मतलब ये सिक्योर नहीं होते हैं, ना कोई चार्ज, कोई फ्लोटिंग कुछ, कोई मॉर्टगेज कुछ नहीं होता। रिडीमेबल डिबेंचर जो लाइफ टाइम में या जिनका टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप उसको रिपे करेंगे। परपेचुअल या इररिडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं वो करते हैं। इसी तरह से मोड ऑफ रिडम्पशन, कन्वर्टेबल डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टी कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबल होंगे ही नहीं वो। कूपन रेट, जीरो कूपन रेट, या मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बोलते हैं उनको। हाँ, ये बेसिकली क्या होता है, जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट रेट, इनको हम बॉन्ड भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम बॉन्ड भी होता है। स्पेसिफिक रेट आपको मालूम है, कूपन रेट होता है जो। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिनका नाम डिटेल वगैरह लिखी जाती है। अनरजिस्टर्ड या बेरर डिबेंचर्स जो होते हैं उनका नाम पता आपका कहीं नहीं लिखा रह जाता है। ठीक है, इज दैट ओके। तो इसके बाद अगर आप देखते हैं कि अभी हमें किताब में और क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, फिर ये इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्या आ गया, आपकी जनरल एंट्री आ गई है, कैश कंसिडरेशन आ गया, ये नहीं, ये मैं अपने तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल अपने तरीके से कराऊंगा ये। इसके बाद यहाँ एक चीज और आएगी, इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, वो मैं अपने तरीके से कराऊंगा। प्रैक्टिकल तो मैं अपने तरीके से कराऊंगा, प्रैक्टिकल की यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, आई विल गो विद माय ओन मेथड एंड ओन वे। तो अब जैसे ये आपके पास चीज आ गई है, तो मैंने देखा था कि खुशी के नोट्स देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा था, उसने एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए थे। खुशी तो फर्स्ट क्वेश्चन कर पाई थी क्या एग्जाम में? हाँ? नहीं सर। नोट्स बनाने के बाद भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप अपने, या नोट्स क्या बनाने, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही बना के दे दूं इस चैप्टर के नोट्स। तो मतलब अब तो बाकी हर चैप्टर में मैंने पहले एनसीईआरटी को पढ़ाना है,
ठीक है, साइमल्टेनियसली अपने सिनॉप्सिस टाइप के बना के रखिए, इट विल हेल्प यू। ठीक है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, थ्योरी अगर वहां पर देखो, अभी भी जो पेपर होगा उसमें थ्योरी भी आनी है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी तो आनी है उसमें, एमसीक्यू नहीं देंगे उस पेपर में, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं देंगे एमसीक्यू। 1 मार्कर होंगे लेकिन एमसीक्यू नहीं होंगे, ये बड़ा क्लियर है। अबे एमसीक्यू की तो डोज दे दी तुम्हें भर भर के, कितने एमसीक्यू करेंगे तुमसे अब? जितना अब सैंपल पेपर इशू करेगा बोर्ड अभी इस महीने के आखिर में, जनवरी के फर्स्ट वीक में, तब पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, और बोर्ड के सैंपल पेपर रिलाई नहीं कर सकते हो आप, है ना? क्या बोला था, 55 क्वेश्चन दे दिए, कितने 48, बट लेकिन फायदा हो गया तुम्हें उसका, टाइम बढ़ गया तुम्हारा। भाई इंस्ट्रक्शन तो पढ़ना चाहिए था। सर 1 नंबर का होगा क्या एक क्वेश्चन? हाँ 1 नंबर का ही हो गया क्वेश्चन, तो 40 एक का ही हो गया क्वेश्चन। हाँ अरे तो भाई वो तो बहुत पहले, तुम्हें याद है ना, एक दिन पहले मैंने भी इंस्ट्रक्शन ग्रुप पे भेज दिया था, है कंप्यूटर, तुमने कंप्यूटराइज भी कर दी। हाँ ऐसा था कि पॉइंट 888 से मल्टीप्लाई करके कोई क्या जवाब भेजेगा, बाकी जैसे इको में बड़ा क्लियर था, 50 में से 40 करने, बाकी सब्जेक्ट में तो क्लियर था सारा। इसे ठीक है, बल 0.88 तो नहीं जा रहा, हमारा तो 0.88 जा रहा था ना। अरे भैया इसलिए, ठीक है, लेकिन उससे तुम्हारा टाइम ज्यादा मिल गया तुम्हें, लेकिन क्या कर रहा जिसने लूज। अरे बेटा प्रैक्टिस कर रखी थी, चीजें देख रखी थी, बहुत स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जिनको मुश्किल लगा बहुत स्कूल के बच्चों को मुश्किल लगा। अब यहाँ तो घिस घिस के प्रैक्टिस करिए तो लग रहा है, और बिलीव मी जो हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे वो भी मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो, अपने हिसाब से चलना तो अपने हिसाब से चलना, फिर मत बोलना कुछ भी। ठीक है जी, तो अभी तो आज सिर्फ पहली क्लास थी, मैंने अपनी चीजें बिल्कुल क्लियर कर ली हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोग सुन रहे होंगे कि होमवर्क किस तरह से करना है आप लोगों ने। होमवर्क की नोटबुक आपको प्रॉपर मेंटेन करनी है, मैं देखूंगा सबके पास कि किसके पास इलस्ट्रेशन स्कैनर एक्सरसाइज कर, मुझे फिजिकली चाहिए वो, जो लोग नहीं आ सकते हैं यहाँ उनके लिए विंडो खोलूंगा, उस पर वो अपलोड करेंगे उसको, और अगर काम सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो दोबारा करके अपलोड करेंगे, इसमें फिर कोई चू चू नहीं करेगा कि भाई, इसलिए पहले ढंग से करना। मैं आपको एक नोटबुक दिखाऊंगा अगली कुछ 1-2 क्लास में, आपको दिखाऊंगा कि नोटबुक कैसे मेंटेन होती है। मैंने एक पुराने बच्चे की नोटबुक रखी हुई है, कितने शानदार तरीके से वो नोटबुक मेंटेन है, उस तरह से जनरल एंट्री के तरीके में फॉर्मेट से चलेंगे, अकाउंट अकाउंट के तरह से बनेंगे। एक स्केल और एक पेंसिल खरीद लीजिए, बड़ा वाला स्केल खरीद लीजिए ट्रांसपेरेंट, और एक पेंसिल खरीद लीजिए। पेंसिल भी कौन सी वाली खरीद लीजिए, डार्क एचबी की पेंसिल, एचबी की पेंसिल मत खरीदना, वो बी वाली पेंसिल होती है ना, शेडिंग पेंसिल, वो खरीद लेना, वो फॉर्मेट उससे बनाने। अब बहुत सारे लोगों का प्रेजेंटेशन और राइटिंग बहुत गंदी है, उसको सुधारिए, टाइम है 2 महीने का, काम हो जाएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और कोई शॉर्टकट नहीं है, नकल वकल मार करके मुझे मत भेजना, बता रहा हूँ मैं। और किसी का कोई चीज नहीं के जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने पढ़ा लिया था कितनी बार, और मुझे बोले कि हमसे तो हो रहा है, ये कर रहे हैं, ऐसी गलती ना करना। देखो भाई, तब हमारे पास टाइम बहुत था, मैंने अभी बोल दिया आपको, इस टर्म में हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, सिलेबस ही खत्म करेंगे जल्दी से, एक राउंड रिवीजन हो गया तो रिवीजन हो गया, टेस्ट वेस्ट भी करेंगे, टाइम थोड़ी है हमारे पास अब। हाँ हो सकता है मार्च से हो जाए, क्योंकि अगर अगर थर्ड वेव नहीं आई तो मार्च में वो वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि सेशन 2 साल से सेशन डिले हो गए। डीयू में पता क्या हो रहा है, ओपन बुक चल रहा है, ओपन बुक चल रहा है भाई, तो फ्री में पास हो रहे हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने एक वैकेंसी निकाली तो उसमें लिख लिया था कोरोना बैच नॉट अलाउड, बहुत क्रिटिसाइज हुआ था वो, क्योंकि फ्री में पास हुए हैं। अब जो आपके सीनियर से सीनियर बच्चे जो सेकंड ईयर का एग्जाम भी क्या दे रहे हैं, ओपन बुक दे रहे हैं, थर्ड ईयर भी लगता नहीं उनका होगा, तो यार ऐसे थोड़ी चलेगा। चलिए, और कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, क्लास मिस नहीं करेंगे, हर चीज बड़ी इंटर रिलेटेड है। आगे जो कराऊंगा ना, अगली क्लास को मैं बड़ी करूंगा, शायद 1.5 घंटा 2 घंटा ही करूंगा, उसमें बहुत मेजर चंक हमारा खत्म होगा। हाँ ट्यूसडे को करूंगा ना, अभी तो नहीं करूंगा। सैटरडे को मैं थोड़ा सा इसके नोट्स बनाऊंगा, संडे को नोट्स बनाऊंगा इसके में, ताकि ट्यूसडे को हम उनके साथ कर सके, हमारा टाइम बचे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर 2-2 घंटे की 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लासेस मिस नहीं करेंगे, एक्सक्यूजेस नहीं देंगे मुझे फालतू के। ठीक है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, मैं ठर्रा पी रहा हूँ, मैं रम पी रहा हूँ, ये नहीं बोलेगा कोई भी, प्लीज। जो सर करना करिए, मेरी क्लास मिस नहीं करेंगे। बोलिए। सर रिजल्ट कब आएगा फर्स्ट टर्म का? अबे फॉरगेट द रिजल्ट, इसके आगे की तैयारी करो तुम, छोड़ दो रिजल्ट को। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर।